सारा मतलब जितनी बुक्स मैंने बायोलॉजी के अंदर पढ़ी है ये आगू पिछू तो बिल्कुल खराब हो गए हैं नो। बहुत कम लोगों को ना ये तरीका पता होता है कि एक्चुअली एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, और ये चीज तुम्हें हर एक चैप्टर के लिए करनी है। ऐसे मैं तुम्हें टीचर के नेम बता देती हूँ जो जिनसे मैंने पढ़ा था और जो अब चलो थोड़ा चैप्टर वाइज बात कर लेते हैं। इसका इतना अच्छा यूज कर सकते हो। देखो मैं 2 कैटेगरीज तुम्हारे लिए बनाई है, दिखा दूं, इसमें एड ऑन कर लिया यहाँ पर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आपके प्रिपरेशन को और इजी बनाने के लिए मैं ये वाला वीडियो लेकर आई हूँ जिसका टाइटल देख के आपको पता तो लग ही गया होगा कि हाउ आई स्कोर्ड 360 आउट ऑफ 360 नीट बायोलॉजी एंड व्हाट वाज माय स्ट्रेटजी। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे कि कैसे मैंने बायोलॉजी के अंदर 360 आउट ऑफ 360 लेकर आई। और देखो मैं हर वीडियो के अंदर ये चीज मेंशन करती हूँ कि मुझे नीट देते हुए बहुत साल हो गए और हर बार मैं थोड़े थोड़े नंबर से रह जाती थी। एंड दिस ईयर ओनली आई क्लियर नीट। एंड तो ऐसी क्या चीजें थी, क्योंकि यार देखो जब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ते हैं ना तब ऐसा होता है कि आपको डर बैठने लग जाता है, सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है वो कम हो जाता है, चांसेस कम हो जाते हैं सिलेक्शन के। लेकिन मेरे केस में ये चीज ऐसी नहीं रही। मतलब 7 अटेम्प्ट्स होने के बाद भी I cleared NEET and I am getting a government MBBS seat this year. So what was my tips, tricks, techniques? मैंने क्या मिस्टेक्स करी थी जिसकी वजह से मैं पहले बायो के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर रही थी, क्या हुआ था और मैंने क्या बदला, वो सब बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो आज भी मैं मेरा पिटारा लेके बैठी हूँ, सारा का सारा मतलब जितनी बुक्स मैंने बायोलॉजी के अंदर पढ़ी है वो मैं सब यहाँ तुम्हें दिखाऊंगी। देखो बायोलॉजी के अंदर बुक्स की बात करें ना तो सिर्फ एनसीईआरटी, मतलब ये जो तुम्हें 4 बुक्स दिख रही है ना, ये 4 बुक्स एक्चुअली 11th-12th की एनसीईआरटी ही है। बस इनके कंडीशंस थोड़ी बुरी थी, इस वजह से तो मेरी 11th बायोलॉजी की बुक देख सकते हो, ये आगू पिछू तो बिल्कुल खराब हो गए हैं। पीछे का एक चैप्टर उड़ गया है, आगे का भी ये जो अपना पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड वाला, इसका भी मोस्ट ऑफ द मेजर सेक्शन उड़ चुका है। तो क्योंकि इसकी कंडीशन इतनी खराब थी ना, इसीलिए मुझे अपनी फ्रेंड से एक दूसरी बुक लेनी पड़ी थी। एंड सेम विथ दिस 12th वाली बुक, इसका भी इंडेक्स उड़ चुका है, आगे का उड़ चुका है, पीछे का एक चैप्टर उड़ चुका है। खैर वो अपने सिलेबस में था नहीं अब, तो उसका कोई मतलब था नहीं, बट देखो मैंने वो चैप्टर भी पढ़ रखा था। सो ये वाली वो बुक है, तो इसी वजह से मैंने एक न्यू बुक इसमें भी परचेज करी थी। बट यू नो मैं सही कह रही हूँ, मैंने पढ़ा हमेशा अपनी उन रद्दी बुक से ही है, मतलब इन जो खराब बुक्स हो गई है इन्हीं से पढ़ा। बायो में तो तुम किसी की भी वीडियो उठा के देख लोगे ना तो तुम्हें सब यही बोलेंगे कि बायो में तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। बट यू नो बहुत कम लोगों को ना ये तरीका पता होता है कि एक्चुअली एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, क्योंकि यार एनसीईआरटी का ओना कोना इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा खुद को ये चीज याद दिलाती थी कि भाई एनसीईआरटी में अगर ये एक वर्ड लिखा है ना यूनिट 4 रिप्रोडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तुम्हें इसको भी अच्छे से याद होना चाहिए। तो मैंने इस चीज को हमेशा ध्यान में रखकर हमेशा एनसीईआरटी पढ़ी है। मैंने लिटरली बता रही हूँ ये बायो के एनसीईआरटी, क्योंकि मैं 11th-12th से पढ़ रही हूँ और मुझे कितने 7 इयर्स हो चुके हैं, तो मैंने इसको लिटरली बता रही हूँ 500 से ज्यादा बार तो मैं इसको आराम से पढ़ चुकी होंगी। और शायद इसी का कारण है कि ये जो 26 वाला ईयर था ना, नीट 2026 वाला, इस टाइम जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, मेरा साल भर बायो के अंदर स्कोर आराम से ना, मतलब ये देख लो 165 प्लस ही रहा है। मतलब 165 प्लस, मतलब उससे कम तो मेरे कभी नंबर आए नहीं है बॉटनी जूलॉजी में, दोनों में। तो मतलब इतना मैंने उसको इतनी बार पढ़ लिया और इतनी बार मैंने उन चीजों को अपने दिमाग में फीड कर लिया ना कि मैं आराम से ना, मतलब मेरा स्कोर बहुत अच्छा रहता था साल भर। और वही चीज मुझे एग्जाम में मिली है कि मेरा स्कोर, चाहे वो नीट वाला पेपर हो चाहे वो रीनीट वाला पेपर हो, मेरा स्कोर पूरा 360 में से 360 आया है। तो मैं अब तुम्हें ये बताऊंगी कि क्यों मेरे तब नंबर नहीं आते थे जब मैं शुरुआत में पढ़ती थी। इवन जब 2025 था तब भी मेरे 2025 वाले पेपर में बायो में बहुत नंबर कटे थे, बट अभी इस ईयर मैंने उस चीज को सुधारा। तो मैं बस उसी बारे में बात करूंगी। वीडियो के अंदर भी दोनों लोगों को कन्वे करूंगी, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, एंड जो पहली बार एनसीईआरटी की बुक्स उठाएंगे और जो पहले उठा चुके हैं बुक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें उन बच्चों की जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको तो चाहे वो पीडब्ल्यू से पढ़े चाहे वो अनअकैडमी से पढ़े, आपको तो क्या करना है, जो आपको टीचर पढ़ा रहा है उनके लेक्चर्स एज इट इज, जैसे वो पढ़ा रहे हैं ना उस तरह से आपको लेते जाना है। उसमें कोई है ना आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं यार ये तो एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, नहीं यार ये तो नहीं आता है, हम इसको क्यों पढ़े, वो तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है। वो टीचर का दिमाग है, टीचर जो पढ़ाएगा वो सही पढ़ाएगा। तो जैसे जैसे वो पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वो पढ़ते जाओ। एंड अगेन उसके साथ ही जो वो डीपीपीस उस दिन की प्रोवाइड करे उन डीपीपीस को कर लो, क्योंकि मुझे पता है पीडब्ल्यू के अंदर तो हैंड टू हैंड डीपीपी आ जाती है, तो पीडब्ल्यू की डीपीपी सॉल्व कर लो। साथ में जो तुम साथ में नोट्स बनाओ। देखो मैं तो हमेशा ये मानती थी कि लाइव लेक्चर है तो तुम साथ में अगर नोट्स बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे करते थे कि पहले वो लेक्चर देखते थे और बाद में नोट्स बनाते थे। तो मुझे तो यार वो चीज कभी समझ नहीं आती थी।
बट सबका अपना अपना होता है, तुम्हें जैसे सही लगता है वैसे करना। मैं तो क्या करती थी, साथ में नोट्स बनाना प्रेफर करती थी अगर मुझे बनाने होते तो। वैसे तो मैं नोट्स कभी कम ही बनाती थी, कुछ ही चैप्टर्स के मैंने नोट्स बनाए थे, सबके मैंने नहीं बनाए थे। बट स्टिल अगर तुम्हारा मन हो तो तुम इस तरह से साथ में नोट्स बना सकते हो, वो ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब जो तुमने नोट्स बनाए, अब उस नोट्स को ना ऐसे गीता की तरह नहीं पढ़ना है कि हाँ ठीक है आज ये लिखा है ले मैं इसको पढ़ लेता हूँ, नहीं। अपनी एनसीईआरटी को हर टाइम अपने सामने खोल कर रखना है। मतलब तुम्हारी एनसीईआरटी से तुम्हें देखते जाना है कि कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ाया था और कौन सा टॉपिक मेरे नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, उन दोनों को तुम्हें मैच करना है। कुछ चीजें ऐसी होगी जो तुम्हारी नोट्स के अंदर होगी, जो एक्स्ट्रा होगी और तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं होगी, ठीक है। एंड यू नो बहुत चीजें टीचर क्लास में भी बोलता है कि भाई ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही वो एनसीईआरटी में नहीं है बट वो बोलेंगे कि यार ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें पता है कि लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है या उससे पहले कभी क्वेश्चन आया है। तो उन चीजों को तुम्हें यहाँ रखना है और उसको ना अपने एनसीईआरटी के अंदर नोट कर लेना है। अपनी एनसीईआरटी में यार इतना स्पेस होता है ना साइड में कि तुम इसके अंदर इसका इतना अच्छा यूज कर सकते हो। देखो मैंने ऐसे साइड में मैं ऐसे लिख लेती थी, लाइक चैप्टर में ऐसे पूरा जो भी मुझे एक्स्ट्रा लगता था मैं उसको ऐसे नोट डाउन कर लेती थी, क्योंकि यही तरीका होता था। लाइक मैं हर एक चैप्टर का इस तरह से पूरा मतलब लिख कर रखती थी, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता था वो मैं ऐसे साइड में नोट कर लेती थी। और एनसीईआरटी को ना ऐसे ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं कि तुम हाईलाइट कर रहे हो बैठ रहे हो, नहीं। बहुत कम चीजें होती है जो हाईलाइट करने जैसी होती है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हाईलाइट करने बैठोगे तो तुम्हारा तो पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट हो जाएगी। तो जितना कम हो सके उतनी चीजें हाईलाइट करो, बट साइड में लिखने की कोशिश करो। तुम्हारे नोट्स तुमने पढ़े, तुमने एक्स्ट्रा चीजें अपनी एनसीईआरटी के अंदर लिख ली, तुमने डीपीपी सॉल्व कर ली, बस उस दिन का काम खत्म। अब अगले दिन भी तुम्हें वही चीज रिपीट करनी है, जो टीचर पढ़ा रहा है वो तुम्हें पढ़ना है और बस उसकी डीपीपी सॉल्व कर लेनी है, एक्स्ट्रा चीजें एनसीईआरटी में लिख लेनी है। ऐसे तुम्हें पूरे चैप्टर के साथ करना है, ठीक है। अब चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया तो संडे को तुम्हें उस पूरे चैप्टर का रिवीजन करना है। अब देखो मोस्ट ऑफ द चीजें तो तुम जो अपने नोट्स से हैं अपने एनसीईआरटी में ऐड ऑन कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने नोट्स को एक बार फिर से पढ़ना है, लाइक पूरा, लाइक लिटरली फर्स्ट से लेके लास्ट तक, एंड से। अब इस टाइम पे तुम्हारी एनसीईआरटी तुम्हें नहीं देखनी है, तुम्हें फर्स्ट से लेके लास्ट तक अपने नोट्स को एज इट इज पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अपनी एनसीईआरटी पढ़ना, तो मैं खुद को पता लग जाएगा यार कौन सी चीज मैंने ऐड करी थी, कौन सी चीज मैं ऐड करना भूल गया था। और ये चीज तुम्हें हर एक चैप्टर के लिए करनी है, सिर्फ एक चैप्टर के लिए नहीं, सबके लिए यही प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहा है वैसे वैसे पढ़ते जाओ। संडे आया बीच में, जो चैप्टर पढ़ाया था वीक के अंदर उस पूरे चैप्टर को पढ़ जाओ। और देखो यार एनसीईआरटी पढ़नी है तो इसका भी एक तरीका होता है। लाइक तुम अगर पहली बार पढ़ रहे हो, लाइक अभी तुम 11th में हो 12th में हो, तुम्हें ये 2 पन्ने पढ़ने में भी ना आधा घंटा लगेगा। ये 2 पन्ने जो है जेनेटिक्स के हैं, तुम्हें ये 2 पन्ने पढ़ने में भी हाफ एन आवर तो आराम से लगेगा ही लगेगा। तो तुम टाइम मत देखो जब तुम पहली बार पढ़ रहे हो, तो सिर्फ उस पर देखो कि तुम्हें चीजें आ रही है या नहीं आ रही है, तुम्हारे को कोई कॉन्सेप्ट तुम भूल रहे हो या तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है, उस पर फोकस करो शुरुआत में। ये मत देखो कि यार कितने टाइम में ये होगा, भले एक चैप्टर तुम्हारा 4 घंटे ले 5 घंटे ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं सही बता रही हूँ, पहली बार जो चीज पढ़ते हैं ना वो बहुत अच्छी दिमाग में रहती है। जब हम उसको पहली बार ऐसे में निकाल देते कि बात ठीक है अगली बार पढ़ लेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो रिवाइज होगा, बार बार पढ़ेंगे तो रिविजन होगा, वो चीज ना कचरा बन जाती है दिमाग में। क्योंकि मैंने ये चीज फेस करी है, इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। पहली बार में जितना अच्छे से पढ़ सकते हो उतना अच्छे से पढ़ लेना, वो दिमाग यहाँ बैठ जाएगी। कुछ चीजें मुझे याद है यार जो मैंने अपने 12th के अंदर पढ़ी थी और वो चीज अभी भी मेरे दिमाग के अंदर है। और ऐसा होता है, सच में ये सबके साथ होता है, बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो ये चीज होती है। तो इस तरह से काम करना है, पहली बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद दूसरी तीसरी बार जो है कैजुअल जैसे रिवीजन करते हैं वैसे रिवीजन करना है। और ध्यान रखो कि पहली बार जितना टाइम लगा, लाइक तुम्हें 5 आवर्स लगे, तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें ना बस 2 या 3 आवर्स इतना ही लगे, फिर उसके बाद टाइम और कम लगे। इस तरह से मतलब ये मान लो कि तुम्हें साल भर में, अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो और तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो तुम्हें साल भर में एटलीस्ट एक चैप्टर तुम्हें 10 टाइम तो पढ़ लेना चाहिए यार, 10 बार तो पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, मैं तो 500 से ज्यादा पार्ट पढ़ चुकी हूँ, गिनती नहीं है। मैं तो क्या करती थी, मुझे याद भी रहता था ना चैप्टर पूरा का पूरा, तो फिर मैं कभी ये नहीं करती थी कि सिर्फ हाईलाइट पॉइंट पढ़ लिए, मैं यहाँ से उठा के पढ़ती थी पूरा लास्ट तक, कुछ भी मिल जाए सब कुछ, इवन समरी, इसकी जो समरी है ना मैं वो भी पढ़ती थी हर टाइम जब भी मैंने एनसीईआरटी रीड करी है। मतलब कोई इसका मंत्रा नहीं है यार, मैं तो जितनी बार पढ़ सकती थी उतनी बार मैंने इसको पढ़ लिया कि यार कुछ भी आ जाए। और उसका रिजल्ट मुझे मिला, उसका रिजल्ट मुझे ये मिला कि मेरे मार्क्स हमेशा पूरे ही आते थे। इवन मैं कभी कभी रिवाइज करके नहीं भी जाती थी। अभी लास्ट के मंथ में तो यही हुआ था कि
अभी जो 3 मंथ्स थे, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने का टाइम मिलता था तो मैं बस उतना पढ़ती थी। बायो तो मैं बस लिटरली ऐसे जाती थी पेपर में उठ के, कुछ पढ़ के नहीं जाती थी, फिर भी मेरा बायो में स्कोर 170 प्लस ही रहता था। तो सच कह रही हूँ, रिविजन्स का फर्क पड़ता है। जितनी बार एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो। शुरुआत में नोट्स पढ़े, 2-3 बार नोट्स पढ़े, नोट्स को हटा दो, उसकी इंपॉर्टेंट बातें एनसीईआरटी में लिखी, फिर बस अपनी एनसीईआरटी और तुम बस राम राम, बस इतना ही करना है। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑफलाइन में तो आने जाने का टाइम भी होता है, टाइम थोड़ा सा कम मिल पाता है सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है, बट स्टिल तुम जाओगे, तुम्हारे टीचर तुम्हें चीज बताएगा, पढ़ाएगा, वो चीज तुम्हारे नोट्स में तुम लिखोगे, ठीक है। अब मान लो तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट टाइम पढ़ने का तो एक ही तरीका है, वो तुम्हें फ्रेश नोट्स बनवाएंगे और फ्रेश नोट्स तुम बनाओगे और बस उनको पढ़ोगे, ठीक है। अगर तुम ड्रॉपर हो, दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हो, तो वहां पर जो तुम्हारे पहले के नोट्स होते हैं ना, उनको लेके जाया करो। अगर तुम्हारा टीचर मान जाता है कि वो तुम्हें फोर्स नहीं करता है नई नोट्स लिखने के लिए, तो ये चीज जरूर करना कि तुम अपने प्रीवियस जो नोट्स जो तुमने बना रखे हैं, जिनसे तुम्हें पढ़ने की हैबिट है, उन नोट्स को वहां लेकर बैठना। वो जो जो चीजें तुम्हें बताए, उन चीजों को अपने नोट्स के अंदर देखना, और अगर वो कोई नई चीज बनाए तो कुछ व्हाइट पेजेस की शीट्स या ऐसा कुछ लेके जाना और उस शीट्स के अंदर लिख लेना और उसे अपने नोट्स के अंदर पेस्ट कर लेना, ठीक है। फिर अगेन घर पे आना, वो जो पढ़ाया है उसको पढ़ना, और साथ में उसमें जो चीज इंपॉर्टेंट लिखी थी, जो तुम्हें लगता है कि इससे सवाल बन सकते हैं, उसको अपनी एनसीईआरटी में मेंशन कर दो। वही सेम चीज करनी है, यही एक तरीका है। और क्योंकि यार फिजिक्स भी पढ़नी होती है, केमिस्ट्री भी पढ़नी होती है, कोचिंग आना जाना भी होता है, तो टाइम थोड़ा कम मिल पाता है। तो एटलीस्ट अगर एक दिन में तुम 3 घंटे निकाल पाओ ना बायो को, फिर चाहे तुम रात में निकालो, चाहे तुम कभी भी निकालो, तो वो मतलब हो जाएगा तुम्हारा। और बायो हमेशा उस टाइम पढ़ना जिस टाइम पर है ना तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा मतलब वो रहता है ना रिलैक्स्ड मोड में, कि यार अभी सवाल करने का भी मन नहीं है, अभी ना कुछ दिमाग लगाने का मन थोड़ा कम है, तो तुम उस टाइम पर बायो पढ़ना, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गए अपने ऑनलाइन पढ़ने वाले और ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चों की बात, ठीक है। अब चैप्टर्स को ऐसे नहीं पढ़ना है कि ना सारे चैप्टर्स एक साथ एक तरीके से पढ़ लिए, नहीं, 2 कैटेगरीज में उसको डिवाइड करना है। मैंने ये 2 कैटेगरीज तुम्हारे लिए बनाई हैं, ये मैं तुम्हें यहाँ दिखा दूंगी, तुम देख लेना। पहली कैटेगरी है रट्टाफिकेशन, दूसरी कैटेगरी है समझने वाले। रट्टाफिकेशन वाले वो चैप्टर्स है जिसमें तुम्हें नाम से पता पड़ गया होगा कि यार जिसमें रट्टे मारने हैं। रट्टे मारने का मतलब क्या है, जिसमें तुम्हें लर्न करनी होगी, चीजें मेमोराइज करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा, वही एक तरीका है। उसके अलावा उन चैप्टर को करने का और कोई तरीका नहीं है। और दूसरी कैटेगरी है समझने वाले चैप्टर्स, जिसमें एक मैकेनिज्म होगा, मेथड होगा, एक पूरा तरीका होगा भाई, कोई प्रोसेस समझाने की। जैसे फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में कितनी सारी प्रोसेसेस है, केल्विन साइकिल है, इधर अपना जो अपना C4 पाथवे है। तो ये क्या है ना, इनको याद ऐसे ही करना पड़ेगा, इनको ना पहले तुम्हें समझना पड़ेगा, उसके बाद तुम इसे याद कर पाओगे। अब चलो थोड़ा चैप्टर वाइज बात कर लेते हैं कि हर एक चैप्टर में तुम्हारा मोटा मोटी कैसा रहने वाली है चीजें, ठीक है। तो जैसे लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड में तो अब बहुत ही बेसिक चीज पूछते हैं, उसकी तो चलो बात ही क्या करनी, क्योंकि जो एनसीईआरटी में लिखा है बस उतना सा पढ़ लोगे ना, हो जाएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पहला चैप्टर पढ़ाते हैं मतलब वो कोचिंग वगैरह में, तो उसके नोट्स है ना थोड़े से लेंदी लिखवाए जाते हैं, लाइक बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती है। तो मैं जैसे अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के तुम्हें मेरे नोट्स दिखाऊं, तो वो लिटरली पूरी तरह से ऐसे हैं, देखो दिख रहा है, पूरी तरह से ये नोट्स है ना, एक तरह से मैंने अपने जो नोट्स उधर बनाए थे, उनमें जो जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगता था वो मैंने यहाँ लिख लिया। अब देखो यार, मैं जब शुरुआत में जब पढ़ती थी ना ये वाला चैप्टर, तब मेरे को ऐसा लगता था, जब मैं पहली बार पढ़ी थी, मैंने पढ़ा आज, मुझे ऐसा लग रहा है हाँ मुझे फील गुड फैक्टर आ रहा है कि हाँ ठीक है मुझे याद है, याद हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डे मैं उठी और मेरे दिमाग से सब गायब, लाइक मुझे ना याद भी नहीं आ रहा कि इसकी क्या प्रोसेस थी, इसमें क्या था, मॉसेस में क्या था और लिवरवर्ट्स में क्या था, दोनों मिसमैच हो गया। ये चीज मेरे साथ ना शुरू के टाइम पे इतनी ज्यादा होती थी कि इवन जब मैं PYQ करती थी, इवन जब मैं अपना कोई MCQ सॉल्व कर रही हूँ ना, उसमें भी मैं ना सारा गिच्चा पिचा कर देती थी। तो ये चीज किससे आएगी, ये चीज आएगी जब तुम ऐसे चीजों को लिख कर रखोगे, लाइक जो तुम्हारा यहाँ टेक्स्ट में लिखा हुआ है ना, उसको भी जब तुम यहाँ लिख लोगे ना, मैं सच कह रही हूँ टेक्स्ट दिमाग में नहीं छपता, बट जब तुम लिखते हो, एक फ्लो चार्ट बना देते हो उसका पास में, तो वो चीज तुम्हारे यहाँ छप जाती है कि यार ऐसी ऐसी चीज तो इस पॉइंट के नीचे लिखी थी, तो ये इससे रिलेवेंट होगा। तो ये चीज तुम कर सकते हो। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, अगेन थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं।
थोड़ी सी प्लांट किंगडम के अंदर प्रोसेसेस हैं, बट एनिमल किंगडम तो पूरा जिसमें एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह मैं अपने शॉर्ट्स वगैरह पे अब डालना स्टार्ट करूंगी, ट्रिक्स वगैरह जो जिससे मैंने चीजें मेमोराइज करी है, तो तुम उसको देख सकते हो, ठीक है। अगेन मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, बहुत सारी चीजें पढ़ा देता है, लाइक टीचर हमारे, मेरे को अभी तक याद है मेरे नोट्स इतने ज्यादा बड़े थे मॉर्फोलॉजी के, तो बट स्टिल मैंने क्या करा, वही चीज जो भी मेरे को लाइक मॉर्फोलॉजी का चैप्टर दिखा दूं, इसमें एड ऑन कर लिया यहाँ पर इस तरह से, जो भी मुझे लगता था ना, देखो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख रखा है, तुम देख सकते हो हर चीज में अपनी एनसीईआरटी में जितना मैं ऐड कर सकती थी ना, लाइक हर एक चीज, कुछ इतना सा भी नहीं छोड़ती थी, एक चीज भी अगर रह रही है ना इसमें भर दो, वो करती थी। मॉर्फोलॉजी हो गया, उसके बाद अपना जो सेल, यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, ये मैं सारे रट्टाफिकेशन वाले चैप्टर बता रही हूँ तुम्हें। यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर को भी याद करना है, बहुत सारी चीजें मेमोराइज करनी पड़ेगी। बायोमोलिक्यूल्स में भी बहुत चीजें एक्स्ट्रा आती है। अब जैसे सेल यूनिट ऑफ लाइफ है, उसमें अगर एक्स्ट्रा नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा, बट जो बायोमोलिक्यूल्स है उसमें आती है चीजें एक्स्ट्रा, उसको ध्यान रखना है। मैं तुम्हें दिखा देती हूँ मेरे कैसे मैंने एक्स्ट्रा वाली चीजों को, ये देखो बहुत चीजें यहाँ एक्स्ट्रा में लिख रखी है, तुम्हें अगर चाहिए हो तो मुझे कहना, मैं प्रोवाइड कर दूंगी तुम्हें, ठीक है। तो ये अपना बायोमोलिक्यूल्स हो गया। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला अगेन सिर्फ मेमोराइज करना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला वो लास्ट जो अपन प्लांट हार्मोन्स पढ़ते हैं ना, वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं भूलती थी, तो उस चीज को जितनी बार पढ़ सको ना, पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ रहे हो ना, तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स वाला चैप्टर तो मतलब उस वाले टॉपिक को तो बिल्कुल अच्छे से मस्त तरीके से ना रट लेना, उससे ही आएगा यार ज्यादातर सवाल आने के चांसेस उसके हैं। प्लस उसके जो डायग्राम्स है, एक उसका डायग्राम है ना जिसमें इधर प्लाज्मेटिक ग्रोथ भी लिखा हुआ है, वो मेरा गलत हुआ था एक बार, मुझे अच्छे से याद है, उस चीज को ना अच्छे से देख लेना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर अगेन याद करना, इसमें अगर कुछ ना भी पढ़ो तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना, और साथ में कुछ जो शुरुआत में जो अपने को दे रखी है ना कि भाई आरसीएच प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, इस तरीके की चीजें थोड़ा देख लेना। बाकी कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंपॉर्टेंट, एक लास्ट में इनफर्टिलिटी वाला है ना, वो देख लेना, ठीक है। अब एवोल्यूशन में बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत लर्निंग चैप्टर है, इसमें चीजों को बहुत मेमोराइज करना पड़ेगा, तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन इवोल्यूशन है। ह्यूमन इवोल्यूशन से बहुत सवाल आ जाते हैं। एक वो मॉथ वाला क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा बनता है, इंग्लैंड के अंदर जो मॉथ्स का आया था ना, व्हाइट मॉथ्स और वो वाली डार्क मॉथ्स वाली, वो बहुत वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, वो इसमें जरूर ध्यान रखना। और साथ में इवोल्यूशन में मैं जरूर कहूंगी जो इसमें वो प्लांट इवोल्यूशन और वो जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, तो प्लांट इवोल्यूशन में एक पूरा ग्राफ है, लाइक वो पूरा वो ग्राफ मैंने इतना किसमें है, तो 12th में, सॉरी, ये वाला जो दोनों ग्राफ्स है ना, ये दोनों ना यार लिटरली बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, इससे इतने अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं ना कि तुम मतलब सच कह रही हो दिमाग भी नहीं लगा सकते। तो एक बार इस चैप्टर को मतलब इन ग्राफ्स को ना किसी अगर टीचर से समझ सको तो बहुत अच्छी बात है। एक बार टीचर को कहना कि तुम्हें ये स्पेशली समझा दे, क्योंकि इसको तुम स्किप नहीं कर सकते यार, ये बहुत दिमाग वाली चीज है इसमें, ठीक है। फिर एक आता है ह्यूमन हेल्थ, बहुत इजी चैप्टर है, याद हो जाएगा। लास्ट में वो जो ड्रग्स वाला है ना, वो थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग होता है, जिसमें किसमें क्या है, लाइक कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स कौन शो करता है, ऐसा कुछ है, वो याद रख लेना, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स वाला, ठीक है। माइक्रोब्स वाला चैप्टर बहुत इजी चैप्टर, माइक्रोब्स तो खैर सबसे अच्छा लगता था मुझे। बायोटेक का एप्लीकेशन वाला, जो उसके एप्लीकेशंस वाला है, छोटा चैप्टर है, इजी है, उसमें जितना एनसीईआरटी में बस उतना पढ़ना है, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी मत पढ़ना। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, जितना एनसीईआरटी में है बस उतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है इन चैप्टर्स में। स्पेशली नोट्स में तुम्हें बहुत चीजें एक्स्ट्रा लिखवा सकते हैं, बट वो सब इररिलेवेंट है। जब भी पीवाईक्यू तुम देखोगे ना इन चैप्टर्स में से हमेशा एनसीईआरटी में तुम्हें वो लाइन दिखेगी, मतलब इसमें कभी कुछ बाहर नहीं आता, ठीक है। फिर समझने वाले चैप्टर्स पे चलते हैं। एनाटॉमी में देखो बोलते हैं भाई सेकेंडरी ग्रोथ हटा दी है, बट मैंने हर बार सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ी है, मुझे नहीं पता वो कोर्स में है नहीं है, बट मैंने उसको हमेशा पढ़ा है। तो एनाटॉमी वाले चैप्टर के अंदर अगर तुम अच्छा करना चाहो तो सेकेंडरी ग्रोथ भी एक बार देखना जरूर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपना फ्रॉग वाला, अपना कॉकरोच वाला, उन दोनों को जरूर बहुत अच्छे से पढ़ना, वो चीजें भूलने वाली है। बाकी टिश्यूज वगैरह तो तुम एग्जाम्पल्स वगैरह तो तुम इजीली पढ़ लोगे, बट वो वाली चीज जो है ना, थोड़ा सा उनकी प्रोसेसेस होती है कुछ उनके अंदर सिस्टम की, वो थोड़ा सा ना याद करने वाली होती है। सेल साइकिल बहुत इजी चैप्टर है। सेल साइकिल में ना मेरे सर ने मुझे एक ग्राफ बना के दिया था, मतलब एक डायग्राम बना के दिया था पूरा,
मैं हमेशा उस डायग्राम को देखकर जाती थी और मेरा हो जाता था। अगर तुम कहोगे तो मैं अपने टेलीग्राम पर वो डायग्राम प्रोवाइड कर दूंगी, मतलब उसमें लिटरली लाइक मियोसिस का और माइटोसिस का दोनों का ना इस तरह से एक फ्लो चार्ट टाइप बना हुआ है, जिसमें ना मुझे बस वो देखना पड़ता था, जिससे मुझे पता लगता था हाँ इसमें कितने क्रोमेटिड्स होंगे, फिर इसमें कितना डीएनए कंटेंट होगा, वो सब कुछ उस एक से क्लियर हो जाता था। लाइक इसमें कुछ भी नहीं है। देन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, केल्विन साइकिल है, क्रेब्स साइकिल है, ठीक है, C2 साइकिल है, बहुत सारी साइकिल्स है, वो सब ध्यान रखना। और वो जितनी भी साइकिल्स है वो इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ भी ना पढ़ो तो वो जितनी भी इनकी वो साइकिल्स वगैरह है उनको तो पढ़ के ही जाना। नेक्स्ट अपना आता है बॉडी फ्लूइड्स, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, न्यूरल और केमिकल कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये ह्यूमन फिजियो के चैप्टर्स है, बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, इनमें मतलब कुछ भी नहीं है, दिमाग भी नहीं लगाना, इतनी इजी चैप्टर्स है ना। इनको तो बस एक बार तुमने टीचर से इनकी प्रोसेसेस अच्छे से समझ ली ना, तो तुम्हें ऐसे रहेगा ये चैप्टर हमेशा दिमाग में कि बस एक बार प्रोसेस याद होनी चाहिए कि भाई जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन है तो क्या होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, बस उतना सा दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये होता है, ठीक है। जैसे कोई न्यूरल सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें कैसे होता है, पोलराइज, डीपोलराइज, वो वाली सारी चीजें तुम्हें बस उतना सा ध्यान रखना है। एक बार ही आ गया ना दिमाग में फिर उसको नहीं भूलोगे, ये वो वाली चीजें। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर कभी कभी सवाल बाहर से आ जाता है, तो मैं रिकमेंड करूंगी तुम्हारे नोट्स तुम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अच्छे से पढ़ना, ठीक है। वही अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जितना एनसीईआरटी में है बस उतना ही पढ़ना है, कभी बाहर से सवाल नहीं आया। कुछ कुछ चीजें होंगी जो तुम्हारे नोट्स में तुम्हें वैसे भी टीचर लिखवा देगा, उनको तुम अपने एनसीईआरटी में मेंशन कर लेना। जेनेटिक्स, लाइक जेनेटिक्स 1 and 2 प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर है एक, और एक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये दोनों में से ना बाहर से सवाल आते हैं और अच्छे सवाल भी आ जाते हैं कभी कभी। ये दो वो चैप्टर हैं जिनको मैं कहूंगी जिनके नोट्स तुम बार बार रिवाइज करना, क्योंकि इसमें से बाहर के सवाल भी बनते हैं, ठीक है। फिर एक अपना बचता है लास्ट बायोटेक वाला चैप्टर, जो बायोटेक का फर्स्ट वाला चैप्टर है अगेन, जिसमें बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जिसकी तुम्हें पूरा मतलब समझना पड़ता है कि बायोटेक में डीएनए रिकॉम्बिनेशन वगैरह कैसे किया जाता है। तो वो भी अगर तुमने एक बार टीचर से पढ़ा है इजीली तुम्हें ध्यान रहेगा। नोट्स मैं कहूंगी तुम्हें किस किस के अच्छे से पढ़ने चाहिए बार बार, तो एनेटमी वाले नोट्स अगर तुम्हारे पास है, मॉर्फो के नोट्स, मॉर्फो के इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मॉर्फो के ना बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा लिखवा देते, तो मॉर्फो के नोट्स, ठीक है। मैंने जेनेटिक्स के लिए बोल ही दिया, जेनेटिक्स 1 and 2 दोनों के नोट्स अच्छे से पढ़ना। बायोटेक 1 एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बस ये वाले नोट्स हैं, ये 5 चैप्टर के जिनके तुम्हें बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो तुम भूल भी सकते हो, तुम्हारे दिमाग से ये चीजें निकल भी सकती है, ठीक है। तो बस सारे चैप्टर्स में मैंने थोड़ा थोड़ा तुम्हें गाइड कर दिया है, इस अकॉर्डिंग बायो को पढ़ना, ठीक है। अब एक बुक जो मेरे पास थी ये है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, जो मैंने करी थी। देखो मैं तुम्हें रिकमेंड कुछ भी नहीं कर रही कि तुम ये पढ़ कर लेना, ये बेस्ट है, इससे सवाल बाहर नहीं आएगा, नहीं। मैं तुम्हें बस वो बता रही हूँ मैंने क्या किया था। तो ये बुक मैंने सॉल्व करी थी, मेरे एक फ्रेंड से ली थी, उसने मुझे रिकमेंड करी थी, मैंने इसको करा था। अच्छी बुक है, कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे ऐसे क्लियर कर देगी ये बुक, ठीक है। तो तुम एनसीईआरटी फिंगर टिप्स ले सकते हो, इसमें 11th 12th दोनों है, ठीक है। कुछ भी प्रमोटेड नहीं है, बस मैंने जो किया था वो बता रही हूँ। अब एक लास्ट चीज पे आ जाते हैं, टेस्ट। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं होता, लाइक बायो अगर हमने भी पढ़ी नहीं होती है, तो हमारा ना ऐसा टेस्ट देने का मन नहीं करता, ये सोच के कि यार बायो में तो नंबर आ सकते हैं, बायो ही नहीं पढ़ी है तो फिर नंबर किस में आएंगे। बट वो चीज नहीं करनी है, टेस्ट कभी नहीं छोड़ना है। बायो में चाहे तुम्हारे 10 सवाल गलत हो, चाहे तुम्हारे 5 गलत हो, चाहे 15 गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गलत हो रहा है ऐसे कैसे आओ और आकर अपनी एनसीईआरटी में उसको लिख लो। पहले तो ये देखो कि वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से था और वो तुम्हें आखिर आया क्यों नहीं। फिर उसके बाद तुम उसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो। पहला कि भाई मेरे को ये तो याद ही नहीं था, दूसरा मेरे को याद था पर मैं भूल गया, और तीसरा तुम्हारी ब्लंडर वाली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स जो होती है उसको मैं कभी सिली मिस्टेक नहीं कहती, वो ब्लंडर होता है, क्योंकि वो तुम्हारी मार्क्स वार्क्स सब कुछ खराब कर देता है। तो सिली मिस्टेक्स में क्या, जैसे करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया, 4 स्टेटमेंट पूछे थे तुमने 3 कर लिए, और इस टाइप के जो आते हैं ना वो सिली मिस्टेक्स में आते हैं। कोई वर्ड नहीं देखा, लाइक मुझे अभी भी याद है कॉलम ऑफ बर्टिनी पे एक क्वेश्चन था, मैंने कॉलम ऑफ बेलिनी पे टिक कर दिया था, क्योंकि वो सिली मिस्टेक, ठीक है। तो उससे बहुत खराब हो जाता है तुम्हारा रिजल्ट। अगर तुम मान लो तुमने 4 सिली मिस्टेक कर दी, लाइक 2025 में मेरे साथ ऐसा हुआ था, सिर्फ सिली मिस्टेक के चक्कर में मैं ना सिर्फ 2 नंबर से मैं पीछे थी कट ऑफ से, 2-3 नंबर से। और अगर एक क्वेश्चन में सही कर लेती तो मेरा हो जाता सिलेक्शन 2025 में ही, बट मैंने इतनी सारी सिली मिस्टेक्स कर दी थी बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लाइक 3-3, 4-4 सवाल तो सिर्फ सिली मिस्टेक्स में उड़ा दिए।
पैनिक होकर। तो वो चीज पर हमेशा ध्यान रखना, सिली मिस्टेक्स और ब्लंडर को कभी भी ना लाइटली मत लेना कि यार सिली मिस्टेक हो गई और सिली मिस्टेक हो गई, नहीं, ब्लंडर होते हैं वो, मैं सच कह रही हूँ, ब्लंडर होते हैं, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखना और उसको अपने नोट्स के अंदर, अपने एनसीईआरटी के अंदर ऐड कर लेना। जो भी पॉइंट तुम्हें लग रहा है लाइक इसमें ब्लंडर किया तो ले ब्लंडर ऐड कर दिया कि हाँ मैंने कर दिया। उसके बाद अगर ये चीज याद नहीं थी तो लिखो वहां पे कि ये मुझे याद नहीं था और फिर उसे एनसीईआरटी में मेंशन करो, ठीक है। अपने टेस्ट पेपर्स में वो चीज मेंशन करते जाओ कि ये मेरे क्यों गलत हुआ था, तुम्हें बाद में वो चीज याद नहीं रहेगी। तो इस तरह से रेगुलर टेस्ट देते रहो। और बायो को मास्टर करने का यार सबसे इजी मंत्र एक ही है, रिपीटेशन। रिपीटेशन जितनी बार कर सकते हो उतनी बार रिपीटेशन करो। लाइक मैं सच कह रही हूँ, मैंने इतनी बार बायो पढ़ी है ना कि अभी भी मुझे कुछ डायग्राम्स और कुछ चीजें ना ऐसी कैसे दिमाग में है, वो इसी वजह से है। जबकि अभी तो मैं पढ़ भी नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे एग्जाम दिए हुए 1 महीना हो चुका है, लाइक टच अभी थोड़ा खत्म है, लेकिन फिर भी मुझे सब चीजें दिमाग में है कि हाँ ये इसमें था, वो इसमें था। तो वो तभी आता है जब तुम बार बार उसको पढ़ते हो। लाइक पहली से उठाकर लास्ट तक, चैप्टर को एंड तक पढ़ो, बार बार पढ़ो। शुरुआत के 5 बार तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी, बट तुम पढ़ते जाओगे ना तो वो तुम्हें इजीली ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये तो मुझे याद हो गया है, ये तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी छप चुका है। तो बस ये एक तरीका है, ठीक है। और मैंने इस ईयर पे कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए जो है यूट्यूब पर 1 शॉट्स लिए थे। मैं तुम्हें टीचर के नेम बता देती हूँ जो जिनसे मैंने पढ़ा था और जो टीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक तो सीप पहुजा मैम है जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और वो बहुत इजीली मतलब चीजें पढ़ाते थे, तो मैं ना उनसे पढ़ती थी और मेरे कॉन्सेप्ट उनसे बहुत अच्छे से क्लियर होते थे। जो जो टॉपिक्स मुझे नहीं आते थे, लाइक जैसे जेनेटिक्स के टॉपिक्स में मुझे दिक्कत होती थी, मैं सीप पहुजा मैम से पढ़ती थी। दूसरी एक मैम है, उनका नाम क्या था, संपत्ति मैम, हाँ वो उनके भी मैं कुछ कुछ देख लेती थी, लाइक थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर एक मैम आती थी आकांक्षा मैम, उनका सरनेम मुझे याद नहीं है, बट हाँ उनका नेम शायद आकांक्षा ही है, आकांक्षा अग्रवाल है शायद, जिनको गुरु माँ बोलते थे सब। तो ये 3 मेरे फेवरेट टीचर हैं। और एक हम सबके फेवरेट सर विपिन सर भी बहुत अच्छी बॉटनी पढ़ाते हैं, उनसे मैंने बॉटनी पढ़े थे, लाइक कुछ सेक्शंस पढ़े थे, एक लाइक टॉपिक्स वाइज। तो ये 4 टीचर्स है जो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी कि अगर तुम्हें बायोलॉजी में बहुत दिक्कत है तो इन 4 टीचर्स में से तुम किसी को भी फॉलो कर सकते हो। इनकी फ्री सीरीज तुम्हें यूट्यूब पर मिल जाएगी और ये सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यार, ठीक है। सो यही था यार बायो के अंदर। और तो मैं अभी शॉर्ट नोट सीरीज मैंने स्टार्ट करी है। तुम्हें बायोलॉजी के अगर शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मुझे कहना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इस वीडियो के, तो तुम मेरे शॉर्ट नोट्स को देख सकते हो। अभी उस पर वर्क कर रही हूँ मैं, तो अभी धीरे धीरे तुम्हें शॉर्ट नोट्स उस पर मिल जाएंगे। और तुम्हें कोई भी दिक्कत हो किसी भी टॉपिक पर या कुछ भी तुम्हें वीडियो चाहिए हो, मुझे कमेंट्स में बताना। और मुझे कमेंट्स में ये भी जरूर बताना कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों में से तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है और किसमें तुम्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हम उस पर अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, खुश रहो, ठीक है। बाय, सी यू ऑल, सो जाओ।